हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप लोग सुने होंगे कि पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आप लोगों को यह पता नहीं है कि पेपर एक्चुअली लीक कहां से होते हैं। तो फाइनली मेरे पास भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है मेरे भाई। मैंने ऐसा अपॉर्चुनिटी को ठुकरा करके मैं ऐसा बात कहा उनको कि उनको लगा कि नहीं, ये सब धंधा सही नहीं है। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा शाम के क्लास के समय कि एक्चुअली पेपर को लीक कैसे किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे पेपर लीक करने वाले दरिंदों को, ऐसे ऐसे पेपर लीक करने वाले अपराधियों को मेरे नजर में मेरे भाई शूट कर देना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। चाहे आप, अगर मैं ही करूं तो मुझे ही शूट कर दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, हजारों नहीं लाखों इंसानों को, लाखों इंसान जो देश के युवाओं हैं, जो देश का भविष्य है, उनकी जिंदगी के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं। ऐसा व्यक्तियों को, ऐसा दरिंदों को मार के खत्म कर देना चाहिए। आप लोग राय बताइए मेरे भाई, मैं सही कहा हूं या गलत, एक बात जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि ये स्टूडेंट्स पूरे साल भर पूरे शिद्दत के साथ ट्यूशन करके, कोचिंग करके, माँ बाप कितना कष्ट करके पैसा वगैरह सारा चीज देने के बाद ये क्लास वो ज्वाइन करते हैं, और पूरे साल भर जब तैयारी करते हैं, एग्जाम देकर जैसे लौटते हैं घर, और हमें घर घुसने से पहले पहले पता चल जाता है कि फिजिक्स का पेपर, मैथ का पेपर, हिस्ट्री का पेपर लीक हो गया है। क्या दिन बीतता होगा, एक बार उस स्टूडेंट से जाकर पूछिए। खैर, आज हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। सर, आज हम लोग का जो क्लास होने वाले हैं, ये टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही बार लगातार कमेंट करते आ रहे, सर हम लोगों को सब्जेक्टिव क्लास कब करेगी। टेंशन नहीं लेने भाई, जब तक मैं हूं थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कहा था सोशियोलॉजी में वही क्वेश्चन छप गया, मैं जो कहा था इकोनॉमिक्स में वही क्वेश्चन छप गया, मैं जो कहा था आपकी ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन छप गया, मैं जो कहा था आप लोग का हिस्ट्री में वही क्वेश्चन छप गया। और एक दो स्टूडेंट्स कमेंट करते सर आपने जो पढ़ा है वो छपा नहीं है। और मैं बता दूं मेरे भाई, आप वो स्टूडेंट्स हो जो एग्जाम से 2 दिन पहले आप क्लास को देखे हैं। खैर, आज याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस का गारंटी है मेरे भाई, 30 में से 30 ठोक के लाना है। बाकी आज हम लोग जो याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्लास करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना के पास एक बार जरूर आप लोग घूमने आइए और हमसे मिलने जरूर आइए मेरे भाई। और बताऊंगा जिंदगी क्या होती है। यूं ही हम लोग समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा हमारे पास जो चीज है वो किसी और के पास नहीं है। याद रखिएगा कुछ करने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए। दिल में आंधी होगी, याद रखिएगा जिंदगी के बड़े बड़े पहाड़ को भी आप तोड़कर आगे निकल जाएंगे, अगर आपके दिल पे कुछ करने का आंधी हो। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर दिन आपका क्लास मिलेगी, आपका किसका, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर दिन क्लास मिलेगी जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होगी। मतलब 26 तारीख तक आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एक बार, सुबह 7 बजे मिलेगी, दोपहर 2 बजे मिलेगी, और रात 7 या 8 बजे मिलेगी। ठीक है, ये 3 टाइम में आप लोगों को मैं भरपूर क्लास करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट क्वेश्श्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो बताएंगे सर पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहां मेरे भाई, याद रखिए कहां पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। मेरे दोस्त इस बात को समझिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेलग्रेड। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में हुई थी बेलग्रेड में। कहां पे, बेलग्रेड में। एकदम साधारण लैंग्वेज में समझना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होती है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, 2 मार्क्स का। गुट निरपेक्षता का अर्थ है, याद रखिए, किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने स्वतंत्र नीति को अनुसरण करना। जैसे मैं बता दूं, भारत गुट निरपेक्षता का एक सदस्य है। अब भारत ने ही गुट निरपेक्षता का गठन किया था। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप रट्टा लगा करके लिख लेंगे, लेकिन 5 मार्क्स का आएगा तो फिर लिखेंगे कैसे, समझिएगा लैंग्वेज को। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था मेरे भाई, खत्म हुआ था 1945 में, और उसी समय शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, और 1991 को शीत युद्ध का समाप्ति हो गई थी। और शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, पूरे दुनिया में 2 सबसे शक्तिशाली देश थे, एक अमेरिका और एक रूस। एक अमेरिका और एक रूस।
पूरी दुनिया के सभी देशों को अमेरिका कह रहे थे हमारे पक्ष में आ जाएं, रूस कह रहे थे आप हमारे पक्ष में आ जाएं। इस तरह से जो जो देश को लालच दिए अमेरिका ने उनके करीब चले गए, जो रूस ने दिए वो रूस के करीब चले गए। लेकिन भारत एक ऐसा देश था उस समय जिन्होंने कहा था मैं ना तो सोवियत संघ का नेतृत्व करूंगा और ना मैं अमेरिका का नेतृत्व करूंगा, मैं दोनों देश में से किसी भी दोनों गुट में से मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं दोनों गुट को ठुकरा देना ही कहते हैं सर गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है स्वतंत्र रहना, क्या किसी का गुलाम नहीं बनना, स्वतंत्रता रहना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर क्या गुट निरपेक्षता। याद रखिएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपने याद रखिएगा स्वतंत्रता नीति को अनुसरण करना। अपने पास जो भी फ्रीडम है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान उसको फ्रीडम के रूप में अप्लाई करना। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सर, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे? अब शीत युद्ध के समय आप सभी को पता है रूस हो जाएगा और एक अमेरिका हो जाएगा। देखते हैं क्या होती है। शीत युद्ध के लिए दो महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे, सोवियत संघ के और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी को मैंने बताया था दो देश उभर कर सामने आए थे, एक सोवियत संघ और एक क्या था तो बताएंगे सर अमेरिका। ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आएगा। मार्शल एक व्यक्ति का नाम है, क्या है मेरे भाई? मार्शल एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान से समझिएगा। मार्शल योजना का अर्थ क्या होता है समझिएगा। 1947 जब भारत आजाद हुई थी ठीक उसी समय 1947 ईस्वी में अमेरिका विदेश सचिव मार्शल ने पूरे यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। याद रखिएगा जो अमेरिका है ना शुरू से ही कूटनीति का पालन करते आ रहे हैं, मतलब कूटनीति करते आ रहे हैं। एक होता है ना, चलिए मैं आपको अभी तो हम लोग 1 कप चाय में बिक जाते हैं मेरे भाई, हम लोग देखते हैं ना अगर 2 कप कोई अगर चाय पिला दिए और अगर वो पहले गुनाहगार के तरफ से सपोर्ट में, अब वो किसका आगे जो दोषी नहीं है उसके सपोर्ट में आ गया अगर मैं चाय पिला दूंगा तो। ये सर हमारे कल्चर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका क्या क्या मार्शल ने यूरोप कॉन्टिनेंट को जो छोटे छोटे देश थे उनको अरबों खरबों डॉलर सहायता दे दिया। अब सहायता दिया तो इसका मतलब वो देश कहेंगे ना कि हाँ हमें अमेरिका मदद कर रहे हैं, हम रूस के साथ नहीं जाएंगे, कहेंगे या नहीं? वही कांड हुआ था यहाँ पे। कह रहे अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो। उनका विचार था कि ऐसे सहायता नहीं करने से वैसे सभी जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं वो सोवियत संघ में शामिल जाएंगे। अगर मान लेते हैं हम अगर अरबों डॉलर, कौन कह रहा है? मार्शल जी कह रहा है, मार्शल विदेश सचिव जो थे अमेरिका का मार्शल जी कह रहे हैं अगर हम आज अरबों खरबों डॉलर अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महादेश को अगर हम नहीं मदद करते हैं तो जो कमजोर देश है वो सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाएगी। इसलिए शामिल नहीं होने के लिए वो हमारे पक्ष में आने के लिए मैं उनको अरबों खरबों डॉलर की सहायता कर रहा हूं ताकि उनको लगे कि हमें अमेरिका मदद कर रहे हैं। कितना बड़ा कूटनीति है पता चल गया होगा ना। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और सोवियत संघ में शामिल मिल जाएंगे, इसे ही मार्शल योजना कहते हैं। समझ में आ गया? कई बार क्वेश्चन आता है कि मार्शल योजना कब शुरू किए गए थे तो बताएंगे सर 1947 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा कहां है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड। कहां मेरे भाई? स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। याद रख लीजिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछेगा तो हमें याद नहीं होना चाहिए, याद करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये याद किया नहीं आया तो इसका मतलब मेरा लॉस हो गया, नहीं। शिक्षा की याद रखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो मरते दम तक आपकी काम आएगी। कहीं अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए तो अगर आपका पता है कि WTO का मुख्यालय जेनेवा है तो जेनेवा कौन सा देश में स्थित है? आप खुद के बताएं, क्या बताएं? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। क्या देना? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। नाटो में जो कई बार आप लोगों को चिल्ला के पढ़ा रहा था ना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया ना? क्या नाम है? नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई थी। याद रखिएगा, छोड़ना नहीं है।
एक एक क्वेश्चन को इस बार याद रखना मेरे भाई। 30 नहीं, मैं बोलूंगा 42 में 42 ठोक के लाना है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नाटो की स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ना, अगर आएगा तो कर लेंगे आप, याद रखिएगा। आते हैं सर दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। पहले हम लोग देखते हैं दूसरी दुनिया से क्या समझ में आता है। वैसा देशों को दूसरी दुनिया देश कहा जाता है। ऐसा देशों को हम लोग दूसरी दुनिया का देश कहते हैं जो समाजवादी सोशलिस्ट गुट में शामिल था। इसका नेतृत्व तो समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य कर रहे थे। सोवियत संघ को ही हम लोग बोलेंगे ना, एक तरह का देखा जाए दूसरी दुनिया। याद रखिए मेरे भाई, दूसरी दुनिया हम लोग सोवियत संघ को ही हम लोग मान लेते कहते हैं। समझिएगा फिर से क्या कह रहा है मेरे भाई। वैसा देश को हम लोग दूसरी दुनिया के देश के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल लिखना है। वैसा देश को हम लोग दूसरी दुनिया के देश के नाम से जानते हैं जो समाजवादी गुट में शामिल था। जो समाजवादी गुट में शामिल था, इसका नेतृत्व समाजवादी सोवियत गणराज्य कर रहा था। पॉइंट 2, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए थे। सोवियत संघ ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश की दूसरी दुनिया कहते हैं। पॉइंट 3, इस गुट का नेता समाजवादी सोवियत संघ का गणराज्य था। इसमें इसके अलावा इगोलोवासिया, चेकोस्लोवाकिया, वाकिया, पूर्वी जर्मनी, एस्टोनिया, लातविया आदि देश शामिल थे। किसमें? दूसरी दुनिया के देश में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शॉक थेरेपी क्या है मेरे भाई? आपसे पूछा गया कि शॉक थेरेपी क्या है। जब मैं पढ़ रहा था ना, जब मैं 2014 में एग्जाम दिया था मेरे भाई, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग को उस समय पता है कितना मार्क्स का आता था क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता था क्वेश्चन। सॉरी, हिस्ट्री में 8 मार्क्स का आता था, पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्क्स का। वहां पे 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आक्रमण करके उपचार करना। मैं एक बात बता दूं, आप क्या होता है, आपका सिंपल से भाषा बता रहा हूं। शॉक थेरेपी क्या होता है? मान लेते आप क्या है, एक स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, मैं मान लेता कि टीचर्स हूं। मैं हूं नहीं टीचर्स, मैं आपका दोस्त हूं। ठीक है, याद रखिएगा। मान लेते मैं टीचर्स हूं और आप क्या है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब क्या हुआ ना कि मैं आपको 2 तमाचा झाड़ के मार दिया। क्या मेरे भाई? 2 तमाचा तबड़तोड़ तरीके से आपको लगा दिए। लगाने के बाद आपका दर्द हो गई। यस या नो? अब इस दर्द को सहलाने के लिए ना मैं आपसे प्यार करने लगा। क्या करने लगा? प्यार करने लगा, आपको मतलब सहलाने लगा। या तो मैं आपको मेरा और आपका झगड़ा हो गया और मैं इतना मार दिया आपको, इतना मार दिया आपके मुंह से ब्लड आने लगा। अब मुंह से ब्लड आने लगा तो मैं ही, कोई और नहीं, मैं आपको खुद उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पे मैं आपको इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद आपको घर पहुंचाया और मैं कहा मेरे से गलती हो गया। दैट इज कॉल्ड ऑफ शॉक थेरेपी। समझ में आ गया ना? मारने के बाद सहलाना, फुसलाना, उसी को बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, शॉक थेरेपी। आज के बाद कोई पूछेगा सिंपल भाषा बता देना है, लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में बताना है। देखिए कैसे। शॉक थेरेपी का अर्थ है आक्रमण करके उपचार करना। आक्रमण कर दियो, आपके मुंह से ब्लड आ रहा था, अब मैं आपको उपचार करूंगा हॉस्पिटल में जाकर। अमेरिका पहले समाजवादी विचारधारा को मानने वाले गरीबी देशों पर आक्रमण करता था। अमेरिका जो है ना, समाजवादी पार्टी से विचारधारा के मानने वाले जो गरीबी जो देश होते हैं ना, छोटे छोटे देश जिसके पास आर्थिक मदद करने वाला कोई देश नहीं था, अमेरिका ऐसे देश पर जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटेन हम लोग ऊपर कर रहा था, ठीक इसी तरह से अमेरिका जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। यूएनओ को दिखने लगा। अब यूएनओ क्या है मेरे भाई? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1949 को भी थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके अंक की संख्या पूछा जाएगा, अंक बताएंगे तो 6 हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे बाद में। यूएनओ को दिखाने के लिए उस देश की विकास करता था। अब यूएनओ जो है, इसमें 193 देश शामिल है मेरे भाई, इसमें तो अमेरिका भी शामिल होगी ना। 193 देश में अमेरिका छोटे छोटे देशों को कब्जा कर लेते थे। कब्जा करने के बाद अमेरिका, ये जो आप किसी भी देश पर अत्याचार अगर करेंगे ना, तो सभी देश मिलकर आप पे हमला कर देगी। तो अमेरिका क्या के चालाकी बुद्धि, वो क्या किया मेरे भाई, वो गरीबी देशों पर आक्रमण किया और गरीबी देशों को थोड़ा थोड़ा मदद करने लगा। अब यहाँ पे लोगों यूएनओ को दिखने लगा, दिखाने के लिए कि देखिए मैं मदद कर रहा हूं, भले मैं कब्जा किया हूं लेकिन मैं मदद कर रहा हूं।
यह है अमेरिका की चालबाजी। दिखाने के लिए उस देश की विकास करता था, इसी प्रक्रिया को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं शॉक थेरेपी क्या है समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से आपको। आते से प्रेस्टिको या ग्लासनोस्ट, यहां पे गलती लिखा मेरे भाई, ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट किसे कहते हैं समझिएगा। प्रेस्टिका और ग्लासनोस्ट इस रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा चलाया गया अभियान था। किसने चलाया था ग्लासनोस्ट? तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा चलाया गया एक अभियान था। इसमें कहा गया कि व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। इसमें कहा गया था कि व्यवस्था को हम लोग सुधारना चाहते हैं। रूस के साथ कोई भी देश आकर व्यापार कर सकता है। रूस के साथ कोई भी देश, कौन से देश के साथ? रूस के साथ आकर कोई भी देश हमारे साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाएगा। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पाया, जिसके कारण पेरेस्ट्रिका और ग्लासनोस्ट नामक योजना विफल हो गया, जिसके कारण 1991 को रूस का विघटन हो गया। ये भी एक तरह का क्या है? विघटन। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 मार्क्स का आ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए, याद रखिए सोवियत संघ का विघटन, पतन होने का क्या क्या परिणाम है। जो सोवियत संघ है मेरे भाई, इसके विघटन होने का क्या क्या परिणाम है, मैंने अभी बताया था ना कि 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो विघटन होने का क्या परिणाम था, क्या कारण था, एक कारण को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका अच्छा परिणाम यह रहा कि दूसरी दुनिया के पतन से शीत युद्ध का अंत हो गया। विश्व में संघर्षों और तनाव का अंत हो गया। विश्व में संघर्ष जो चल रही थी, जो काफी ज्यादा युद्ध चल रहा था, वो खत्म हो गई। पॉइंट 2, हथियार की होड़ लग गई, हथियारों का होड़ लग गया। परमाणु हथियार का संचय और सैन्य गुटों का विभाजन समाप्त हो गया। इसमें बहुत याद रखिएगा, परिणाम में बता रहा हूं, ठीक है ना। एक बार देखिए, परिणाम को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। इससे बहुत सीमा तक शांति स्थापित हुई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया और परिणाम स्वरूप विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी अंतर आया। महाशक्तिशाली के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका अकेला महाशक्ति के रूप में कायम हुई। अमेरिका ही पूरा शक्तिशाली देश था सोवियत संघ विघटन के बाद। अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई बढ़ावा मिला, इसको बढ़ावा मिला। पूंजीवादी के सार्थक याद रखिएगा, समर्थक संस्थाएं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे याद रखिएगा संस्थाएं विभिन्न देशों की शक्तिशाली सलाहकार बन गए। याद रखिएगा जो इंडियन मनी फंड होता है मेरा, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा ये इनका मुख्यालय अमेरिका में है। कहां पे? अमेरिका में है मेरे भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इसका अच्छा परिणाम, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो इसका रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था कि पहला, हथियार तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। सभी देश चाहते थे मेरे पास 50 किलो का परमाणु बम हो, 1 क्विंटल का परमाणु बम हो, लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, सभी देश कहेंगे लड़ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। तो याद रखिए, इसका अच्छा परिणाम यह रहा कि दूसरी दुनिया के पतन से शीत युद्ध का अंत हो गया। विश्व में संघर्षों तनाव का अंत हो गया। विश्व में अब संघर्ष पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी पॉइंट दूसरा था, हथियारों की होड़ लग गई। हथियारों का जो हम लोग यूज करते थे मारने के लिए, उसको हम लोग जमा कर दिए, मतलब हथियारों का होड़ लग गया। परमाणु हथियारों का संचय, सैन्य गुटों का विभाजन समाप्त हो गया। इससे बहुत सीमा तक शांति स्थापित हुई। आगे लिखा है सर कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया और परिणाम स्वरूप विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी अंतर आया। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका अकेला महाशक्ति के रूप में कायम हुई। आगे लिखा है सर, याद रखिएगा कि अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई बढ़ावा मिला है। और याद रखिएगा जो इंटरनेशनल मनी फंड है मेरे भाई, कौन इंटरनेशनल मनी फंड है? तो इंटरनेशनल जो मनी फंड है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी अमेरिका को मदद करने लगा एक तरह का। तो इस तरह से इसका परिणाम है जो 5 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी। लेकिन विघटन होने के सबसे बड़ा शॉक थेरेपी, ये क्वेश्चन था सर हमारे पेपर में, पहले 6 मार्क्स का, पर इस बार आपका पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। इस बार आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। एक बार ध्यान से देखिए, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके 2 परिणाम स्वरूप बताया। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि मैंने तमाचा मारा जड़ के आपके गाल पे और मैं ही आपसे प्यार करने लगा, तो बोल सकते हैं शॉक थेरेपी। समझिएगा, समाजवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद
संक्रमण से होकर गुजरे। मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोपों के देश में पूंजीवादी की और संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया, इसे ही हम लोग शॉक थेरेपी का मॉडल कहते हैं। परिणाम, शॉक थेरेपी के बड़े ही गंभीर परिणाम निकले। इसके कारण रूस का पूरा राज्य नियंत्रण और औद्योगिकरण ढांचा चरमरा गई। शॉक थेरेपी से क्या है ना कि जो रूस का जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या होती, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया चरमरा गई थी। पॉइंट 2, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। जो सामूहिक खेती थी वो प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और लोगों की खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी। और लोगों का जो खाद्य सुरक्षा थे मेरे भाई, वो सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी। ये शॉक थेरेपी जो आपके पेपर में और हमारे पेपर में, याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे गए थे। तो ये है सर हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं सर मार्शल योजना क्या, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आप लोग का पेपर में सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यहां से मैं चाह रहा हूं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को भरपूर यहां से मैं बताऊंगा। एक बार शुरू से लेकर अंत तक अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें तो एक बार आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सर आपने जो चीज आप समझाएं हम लोग को समझ में आ गया है। एक बार जरूर कमेंट करें, नहीं आया है तो बता दीजिए सर हमें समझ में नहीं आया है। याद रखिएगा आज हम लोग मिलेंगे दोपहर 2 बजे, याद रखिएगा मेरे भाई, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सब्जेक्टिव। दोपहर 2 बजे जो हम लोग देखने वाले हैं वहां पे भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।